और चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे फिर से बंद हो गया है। स्याबा के पास 2 पेड़ गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। वहीं सड़क बंद होने से हाईवे के दोनों ओर यात्री जो है वो फंस गए हैं और हाईवे के खुलने का यात्री इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्याबा के पास 2 पेड़ गिरने से हाईवे फिलहाल बंद है। हालांकि आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हाईवे को खोलने की कोशिश भी की जा रही है। ये तस्वीरें गंगोत्री हाईवे की बताई जा रही हैं, जहां पर पेड़ गिरने के बाद गंगोत्री हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। पिथौरागढ़ में बॉर्डर की सड़कों की बुरी दुर्दशा है, जिस पर रक्षा मंत्रालय भी चिंतित है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कों की बड़े स्तर पर दुर्दशा हुई है। इस बरसात में मिलम, दारमा, चौदास और व्यास घाटी को जोड़ने वाली सड़कें 90% बंद रही हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी परेशान हो गई हैं। तो ये हालत सड़कों की आपको दिखा रही है, जो काफी समय से बंद है और ऐसे में सेना के जवानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बॉर्डर की सड़कों की हालत खराब है बनाया था और इसी हालत पर रक्षा मंत्रालय भी चिंतित है। व्यास घाटी को जोड़ने वाली सड़कें भी खराब हो चुकी हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यहां पर सड़कें खराब हो गई हैं और यहां प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि इन सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि कई लोगों को इससे समस्याएं हो रही हैं। सड़क की हालत पर रक्षा मंत्रालय भी चिंतित है और ये सड़कें जो है वो बॉर्डर्स को जोड़ती हैं। मिलम, दारमा, चौदास ये वो सड़कें हैं जो जोड़ती हैं बॉर्डर को, और अब अगर ये ठीक नहीं है और इनकी हालत खराब हो रखी है, ऐसे में टेंशन सेना के जवानों के लिए भी है। इन सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। कुछ जेसीबी की मशीनें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक इन सड़कों को नहीं ठीक किया जा सका है। विजयवर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजयवर्धन, अभी मौजूदा समय में सड़कों की हालत बहुत खराब है, हालांकि रक्षा मंत्रालय भी इसको लेकर चिंतित है। क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन सी सड़कें खराब स्थिति में हैं अभी भी? जी, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ में 4 घाटियां हैं जो बॉर्डर इलाके को जोड़ती है। व्यास, चौदास, चारपा और मिलम। इन चारों घाटियों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, लगभग इस बरसात में 90% मौकों में वो बंद रही है। एक जगह नहीं, दर्जनों जगह इन सड़कों पे लैंडस्लाइड हुआ है। और खासकर हम लिपुलेख बॉर्डर की रोड की बात करें, जो काफी अहम बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर को जोड़ता है, वो सड़क तो पूरी तरीके से पटरी से उतरी है और इस सड़क की खस्ताहाली के कारण ही आदि कैलाश यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि इस सड़क की हालत कितनी खराब है। उसके अलावा जो मुनस्यारी से कनेक्ट होता है मिलम बॉर्डर, वो भी चाइना बॉर्डर को जोड़ता है और रोड भी, उस रोड की भी हालत काफी खराब है। तकरीबन 13 दिन हो चुके हैं मुनस्यारी की कनेक्टिविटी देश दुनिया से कटी हुई है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो बॉर्डर की जो सड़कें हैं, बॉर्डर की लाइफ लाइन पूरी तरीके से बरसात में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। काफी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। सैकड़ों गांव के लोग हैं जो इन सड़कों के जरिए कनेक्ट हैं। इसके अलावा सबसे अहम ये है कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सेना के जवान हो, उनकी कनेक्टिविटी भी इन्हीं रोडों के जरिए होती है। लेकिन जो हालात इन सड़कों के हैं, उसके कारण स्थानीय लोगों को तो खासी दिक्कत आ ही रही है, सुरक्षा तंत्र को भी खासी दिक्कत आ रही है। अब जाकर जो रक्षा मंत्रालय, खासकर जो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, उन्होंने भी इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से उनका प्रयास रहेगा कि इन सड़कों को बेहतर किया जाए, इन सड़कों में जो डेंजर पॉइंट है उनको सुधारा जाए और उनकी ये कोशिश रहेगी कि खासकर बॉर्डर की कनेक्टिविटी जो साल भर रहे। तो उनका ये कहना था। एक तरीके से ये कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय भी इन सड़कों की दुर्दशा को लेकर चिंतित है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की कार्यप्रणाली पर उठा है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए। कोटद्वार से खबर मिल रही है। पौड़ी नेशनल हाईवे 534 पर आवाजाही करना जान को जोखिम में डालने जैसा बन चुका है। हालात ये है कि कोटद्वार के दुर्गा देवी तक 10 किलोमीटर के इस रूट में 8 जगह पर डेंजर जोन बन चुके हैं। कहीं पर सड़क जो है वो ढह चुकी है तो कहीं पर भारी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। पहाड़ी पर बड़े बड़े बोल्डर अटके हुए हैं जो कभी भी सड़क पर गिर सकते हैं। वहीं कोटद्वार से दुगड्डा तक पूरी सड़क जो है खस्ता हाल है, जिससे रोजाना जाम लग रहा है।
सड़क की कंडीशन और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सड़क पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं लैंसडाउन और पौड़ी जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल होता है, लेकिन सड़क के हालात इतने खराब है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। हमारे उसमें करीबन 7-8 डेंजर जोन बन चुके हैं। वर्तमान में 5वें मील के पास में जो 2 किलोमीटर के जो 4 डेंजर जोन है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए परेशानी का। कोटद्वार लिए चलते सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जरा बताइए वहां की सड़कों के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये भी है किस तरीके से लोग जान जोखिम में डाल करके आवाजाही करते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, पौड़ी की ज्यादातर सड़कें खराब हैं जो इंटीरियर इलाकों में है, लेकिन उसके बावजूद जो सबसे बड़ा जो जरूरी जो सड़क है NH 534 जो कोटद्वार से पौड़ी और श्रीनगर को जो जोड़ता है, वो कोटद्वार से दुगड्डा के बीच जो 15 किलोमीटर का जो पैच है, उसमें जो 10 किलोमीटर का जो पैच है वो बुरी तरह से खराब हो चुका है। उसमें लगातार जो बादल फटने की जो घटनाएं दुगड्डा के पास हुई, पहाड़ियों पर हुई, उसके नतीजा रहा कि पूरी जो सड़क है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बड़े या छोटे वाहन हो, कोई भी वाहन उसमें चलने से दिक्कत उनको हो रही है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप ये लगा लीजिए कि जो 10 किलोमीटर का जो पैच है उसमें 8 जगह पे डेंजर जोन बने हुए, यानी कि हर किलोमीटर पे डेंजर जोन है। कई ऐसे किलोमीटर हैं जहां पे 1 या 2 डेंजर जोन एक साथ है। पूरी जो पहाड़ी का जो मलबा है उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स अटके हुए हैं, वो कभी भी नीचे आ सकते हैं। अभी 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है तो इसलिए आवाजाही हो रही है, लेकिन जैसे ही हल्की बारिश शुरू होती है तो वो पूरा मलबा सड़कों पे आ जाता है और नतीजा ये रहता है कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है। ट्रकों की पिछली बार भी अभी देखा हमने कि जो 1 हफ्ते तक जो पूरी आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप रही। रसद का जो सामग्री है, लेकिन सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि भूस्खलन और लगातार देखा जाता है कि पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर बोल्डर ये जो गिरते हैं, ये तो हमेशा ही ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन प्रशासन को पहले से ही सतर्क और पहले से इंतजाम करने चाहिए ताकि जो यात्री वहां पर फंसते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये कह सकते हैं कि NH प्रशासन की इसमें पूरी तरह से लापरवाही रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे डेंजर जोन थे जिनका ट्रीटमेंट किया जाना था बरसात से पहले, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं किया गया और उसी का नतीजा है कि आज वो जो डेंजर जोन थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके। उन्हीं के कारण सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है NH का वो हुआ है। प्रशासन हो या NH का जो प्रशासन है, उन्होंने लापरवाही पूरी तरह से रखी। बरसात से पहले किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, क्योंकि 1-2 पहले की जो पिछले जो बरसातें हुई थी, प्रशासन कब जागता है और कब इन खस्ता हाल सड़कों की हालत ठीक होती है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस साल बरसात ने हिमाचल और उत्तराखंड में कहर ढाया है। लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौत हो गई, घर तबाह हो गए। अभी सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि लैंडस्लाइड का पहले से ही अलर्ट मिल जाए। फरवरी 2021 में चमोली के ऋषिगंगा में जो एवलांच आया था, उसने निचले इलाकों में जमकर तबाही मचाई और 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस आपदा के 2.5 साल बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस आपदा के आने से काफी पहले ही इस पूरे इलाके में भूगर्भीय हलचल शुरू हो गई थी। ट्रिगर साइट से करीब 12 किलोमीटर दूर तपोवन में लगाए गए वाडिया के ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर में घटना के 3 घंटे पहले इसके संकेत रिकॉर्ड हो गए थे। यदि इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई होती तो ऋषिगंगा में हुई उस तबाही से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। वो एवेलेंच हुआ उसका 3-4 घंटा पहले लॉट ऑफ ट्रेमर्स जो इंडिकेशन दे रहा है कुछ होने वाला है, इसको हम लोग प्रिकर्सर बोलते हैं। तो वो 3-4 घंटा वो प्रिकर्सरी इवेंट्स हम लोग आइडेंटिफाई किए, लेकिन इसका पहले हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है। पूरे हिमालयन रीजन में इसी तरह के हाई कैपेसिटी के ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर लगाकर लैंडस्लाइड से लेकर भूकंप, एवलांच या अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट नैनीताल, मसूरी, धौलीगंगा, भागीरथी कैचमेंट एरिया के लिए ऐसी मैपिंग भी कर चुका है और यदि इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो गई तो हिमालयी राज्यों में आने वाली कई प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
कोटद्वार में कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर सिद्ध बली मंदिर के पास अचानक हाथियों का झुंड आ गया। हाथी के झुंड को देखने के लिए लोग रुक गए और कई लोग हाथियों की फोटो भी खींचने लगे, तो कई हाथी के सामने जाने की कोशिश भी करने लगे। आ गए हैं कोटद्वार के जंगल में, आ गए हैं। रामनगर के गुमानपुर से हाथीडगर को जाने वाली रोड पर अचानक गुलदार नजर आया है। कुछ लोग गाड़ी से जा रहे थे, तभी रोड पर अचानक गुलदार आ गया। लोगों ने गुलदार को अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। गुलदार अब आबादी वाले इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। ऐसे में सुबह शाम टहलने जाने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर व्याख्यान माला आयोजित है, जिसमें मोहन भागवत साधकों और छात्रों को संबोधित करेंगे। शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांडे से भी मोहन भागवत मिले। तो हरिद्वार पहुंचे हैं मोहन भागवत और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है, शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है छात्रों को इस दौरान संबोधित भी करेंगे। हरिद्वार में एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पथरी इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक के साथ कई लोग गाली गलौज करते, लाठी डंडे और लात घूंसों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि शख्स पर चोरी का आरोप लगा है, जिसकी वजह से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। पथरी थाना इंचार्ज का कहना है कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमोली की थराली के दुरस्त रतगांव में पैदल लकड़ी का पुल एसडीआरएफ ने तैयार कर दिया है। बीती 13 अगस्त को भारी बारिश के चलते लकड़ी का पुल बह गया था, जिसमें रतगांव का संपर्क कट गया था। थराली तहसील प्रशासन ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी ने गदेरे के ऊपर एक वैकल्पिक लकड़ी का पुल तैयार कर दिया है, जिससे कि करीब 1500 की आबादी वाले रतगांव के लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए पैदल आवाजाही कर सकें। नैनीताल से रामनगर आ रही यात्री बस गेबुआ के पास रोड से नीचे उतर गई है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची। बताया यह भी जा रहा है कि बस के आगे चल रही कार ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक मार दिया। कार को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने जैसे ही बस को कुछ किनारे किया, वो रोड से नीचे ही उतर गई। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग ली है, जिसमें कि सीएम धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। मीटिंग में बागेश्वर उपचुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया है। मीटिंग में सांसद राजलक्ष्मी शाह, सांसद तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट भी शामिल नहीं हुए। वहीं मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि कोर कमेटी की मीटिंग अक्सर होती रहती है, जबकि सांसद अजय टम्टा ने बताया है कि मीटिंग में पार्टी के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। हाँ, एक बागेश्वर का चुनाव तो है ही, अभी उस पर काम कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं बहुत अच्छे से। लोकसभा को लेकर कोई चर्चा? उसका लोकसभा के चुनाव का क्या है कि जो अभी ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, चाहे महासंपर्क अभियान है, मतदाताओं की जागरूकता का अभियान है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की चर्चा तो हमारी पार्टी के स्तर में काम होते ही होते हैं। वो मंडल पे भी प्रदेश में भी होते हैं, मंडलों में भी होते हैं, जिले में भी होते हैं। कोर कमेटी की बैठक करते रहते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता है कि कोर कमेटी की बैठक न हो, वो आप तक नहीं पहुंचती होगी। हम हमेशा अपना मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के असली ध्वजवाहक हैं। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए किए जा रहे कामों की तारीफ भी की है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा लाने वाले यूसीसी बिल, धर्मांतरण, अवैध मजारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सीएम धामी की जमकर तारीफ की। जोशीमठ में भूधसाव के दौरान सीएम धामी द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने और पुनर्निर्माण कार्यों की सराहना भी की गई है। तो जेपी नड्डा ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की और जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो अवैध अतिक्रमण हटाना हो या यूसीसी हो या धर्मांतरण हो,
इन तमाम मुद्दों पर तारीफ की है जेपी नड्डा ने पुष्कर सिंह धामी की। सीएम धामी ने रविवार को पंजाबी सभा द्वारा आयोजित विभाजन विभीषिका सम्मान समारोह में विभीषिका झेल चुके लोगों के परिजनों को सम्मानित भी किया है। सीएम धामी ने विभाजन विभीषिका के दौरान दिव्यांगत लोगों की याद में स्मृति स्थल के निर्माण की भी घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि सीएम ने कहा है कि विभाजन विभीषिका के पीड़ा सह चुके लोगों के इस क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीएम ने यह भी कहा विभाजन की विभीषिका को हम तो ना भूले हैं, ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत मां के सर को लहूलुहान कर दिया गया, भारत मां को काट दिया गया, थाली में सजाकर पाकिस्तान भेंट कर दिया गया। आजादी के बंटवारे के दर्द को न हम भूले हैं, न भूलेंगे और न भूलने देंगे। इसलिए ये स्मृति दिवस हमने मनाई है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बागेश्वर दौरे में हैं और रविवार को भगत सिंह कोश्यारी का गरुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह आयोजित किया। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मिले और कई विषयों पर उनसे चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी उपचुनाव में कोई भी जनसभा नहीं करेंगे, लेकिन वो बागेश्वर के कुछ मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनमें जोश भी भरेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी और दोनों जीत का दावा कर रही है और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, लिहाजा लगातार स्टार प्रचारक क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं में सरकार की उपलब्धियां जनता को गिनाई जा रही हैं। साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला जा रहा है और कांग्रेस पलटवार कर रही है। इतना छोटा सोच हमारा नहीं है जितना सोच कांग्रेस का है, इसीलिए आज राहुल गांधी जी पर कोई विश्वास नहीं करता है। तरह तरह की उपमाओं से उनको नवाजा जाता है। मैं अपने मुख से वो उपमाएं नहीं बोलना चाहता हूँ। जो ये कहता हो कि पहाड़ का पंडित बिना दारू पिए हुए पूजा नहीं कर सकता, उस आदमी के मुंह से कुछ भी निकल सकता। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस नेता बागेश्वर उपचुनाव जीतकर पार्टी की एनर्जी बूस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस हर रोज नई प्लानिंग के साथ चुनाव प्रचार में उतर रही है और जीत का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी का तर्क कुछ और है। और जिन जगहों पे हम लोग अभी घूमे हैं, जितने लोगों से मिले हैं, तो ये एक तरफा कांग्रेस की सीट है, लोग कांग्रेस को चुने। बागेश्वर उपचुनाव एक पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। इनके नेता आते हैं, 2 दिन के लिए भाषण देके चले जाते हैं। वो उस चुनाव को खुद मान चुके हैं कि बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। इसीलिए बागेश्वर के इस चुनावी रण में हर कोई रणविजय बनना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। मसूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया और न्यू कैंट रोड स्थित सर्वे ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधने के लिए पहुंची। इस मौके पर पर्यावरणविद अनिल जोशी, बीजेपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भी मौजूद रहीं। राखी बांधने पहुंची बहनों का आभार प्रकट करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज जो कुछ भी हूं बहनों की बदौलत हूं। मुझे घटना याद आती है, जब मैं भर्ती होने के बाद फौज में गया था, 28/1977 को रक्षाबंधन था और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे राखी बांधने वाला कोई नहीं था। आज हजारों की संख्या में, लगभग 10,000 से अधिक लोग राखी बांधने यहाँ पर आए। अपनी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर रामनगर में खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी की और यहां टीम ने विभिन्न जगहों के खाद्य पदार्थों का सैंपल भी लिया है। टीम यहां पर मोबाइल लैब भी साथ लेकर आई थी, जिसमें कि कई सैंपलों के टेस्ट भी किए गए। आगामी जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, इसके मद्देनजर
खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर आज रामनगर में जो है विभिन्न मिठाई की दुकानों, परचून की दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट्स आदि की चेकिंग हो रही है। तो मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा जगह जगह पर जाकर जो है जो खाद्य पदार्थों के नमूने हैं उनकी जांच की जा रही है। राजधानी देहरादून में जगह जगह झूल रहे तारों ने शहर की खूबसूरती को खराब कर दिया है। ये तार शहर की सुंदरता पर तो दाग लगा ही रहे हैं, साथ ही हादसों को भी न्योता दे रहे हैं। इन तारों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम भी अब नींद से जाग गया है। नगर निगम ने तमाम कंपनियों को अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो इन तारों को खुद से व्यवस्थित नहीं करते हैं तो नगर निगम खुद इन तारों को काट कर हटा देगा। मेयर का कहना है कि इन लटकते झूलते तारों के कारण 2 बच्चे जान गंवा चुके हैं। वालों को स्पेशल कहा था कि जितनी तारे जो है, जो केबल की तारे हैं, जियो की तारे हैं, इनको तत्काल हटाइए। अगर नहीं हटाएंगे तो उन पे जुर्माना भी किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो उनकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि शहर की सारी सुंदरता जो है ये तारे जो जहां जहां लटकी है और इससे शहर में कई हादसे भी हो चुके हैं। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार में तेजी आ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्वती दास के लिए वोट मांग रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट पर जीत के लिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बागेश्वर प्रचार प्रसार किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी और इस कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। अल्मोड़ा में वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों ने एक बैठक की है, जिसमें कि जिले भर के डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड समेत सभी स्टाफ मौजूद रहा। रुद्रप्रयाग में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर डीएम और एसपी ने अधिकारियों को लापरवाही न करने के निर्देश दिए। टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा के 2 युवक अफ्रीका के फंस गए हैं। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। रुद्रप्रयाग में रेल परियोजना प्रभावित नरकोटा गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि टनलों के निर्माण से भवनों पर दरारें पड़ी हैं। अल्मोड़ा में आर्यन ग्रुप द्वारा नए छात्र छात्राओं का स्वागत और पास आउट छात्र छात्राओं की फेयरवेल कार्यक्रम किया गया है। परिसर में अनुमति नहीं मिलने के बाद एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़ में भी बागेश्वर को भी परिसर बनाए थे और लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी परिसर अस्तित्व में नहीं आया है और जिस कारण कई खाली पदों में भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अल्मोड़ा में नंदा देवी का मेला 20 सितंबर से शुरू होगा। 27 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा के साथ ही समापन होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।